हाय हाय एवरीवन। तो आज हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमको एनपीएस म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, तीनों में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर केवल म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या केवल स्टॉक में करना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो एनपीएस जो है वो लो कॉस्ट रिटायरमेंट सेविंग फंड है। बेसिकली ये रिटायरमेंट सेविंग फंड ही होता है। अगर आप रिटायरमेंट करना रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हो तो आप एनपीएस को ले सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड आप देखो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे पास। अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट करें तो आप ये देखो 12 से 15% म्यूचुअल फंड में आपको अच्छे से मिल जाता है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, टाइम टू टाइम आप ट्रैक करते हो उस बेसिस पे। और अगर हम देखो एनपीएस क्या है, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट, आप निकाल नहीं सकते 60 तक अपने रिटायरमेंट तक। इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है, अब हम डिस्कस करेंगे सारा। और अगर कॉन्स की बात करें तो लिमिटेड लिक्विडिटी होती है, मतलब हम अपने तरफ से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट अगर गिर रहा है तो हम तुरंत से चेंज कर लें स्कीम चेंज, और उसके बाद आपका जो फंड मैनेजर होगा वो चेंज भी एक लिमिटेशन होता है। साल में आप 1 से 2 बार या 2 से 3 बार लिमिटेड ही चेंज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो हमारे पास पूरी लिक्विडिटी है, हम चाहे तो फंड मैनेजर से मैनेज करवा सकते हैं, चाहे तो खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का ये हो गया कि हमारे हाथ में है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। उसको भी मैनेज करने के लिए बहुत चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड से हम रिटर्न ज़्यादा ले सकते हैं अगर हम उसमें टाइम दे रहे हैं, अपना हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टेड हैं और हम टाइम टाइम ट्रैक कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न हम बना सकते हैं। स्टॉक्स का मैं अब ये कहूँगा कि अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप स्टॉक्स में इतनी जल्दी मत इन्वेस्टमेंट पे जाइए। पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड में देखिए, स्टॉक में 1 से 2 स्टॉक लीजिए और थोड़ा पढ़िए उसके बारे में, उसके बाद ही उसमें आप जाइए। तो अगर हम इधर देखते हैं, आप ये देखो तो रिस्क जो है वो मॉडरेट है एनपीएस में। म्यूचुअल फंड में लो से हाई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। अच्छा, इसमें इक्विटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एनपीएस में कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड में भी होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और स्टॉक में आपको पता ही है कि हाई होता है। अब इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी हाई है हमारे पास म्यूचुअल फंड में, लेकिन हमारे पास स्टॉक में भी हाई है लेकिन एनपीएस में लो है। एनपीएस में एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत लोग उसके वजह से एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचते हैं, तो मैं वो अभी बताऊंगा आपको। अभी चलते हैं हम अपने एनपीएस पे। देखिए, अगर आप इस पे देखते हो तो देखो अभी एनपीएस क्या है, ये एक एनपीएस का एप्लीकेशन है, ठीक है। आप ये एप्लीकेशन एनपीएस का अगर देखो तो ये एनपीएस का एक एप्लीकेशन है, ये देखो एनपीएस ऐप करके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एनपीएस में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन अभी मैं आपको एनपीएस का अपना नहीं दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहोगे आपको चाहिए देखना तो मैं रिटर्न दिखा दूंगा कि कितना है। रिटर्न मेरा अच्छा ही है। जैसे ही आप साइन अप हेयर करोगे तो आप यहाँ से एनपीएस को साइन अप कर सकते हो, कंसेंट टिक करके सब कुछ अपना पैन कार्ड डाल के आप एनपीएस को साइन इन कर सकते हो। मैं अभी एनपीएस में आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद देखिए, अभी सीधे हम आते हैं एनपीएन। देखिए एनपीएस के बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, रिटर्न कैलकुलेटर है, पेंशन कैलकुलेटर और एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर है। अगर आप इस पे देखते हो तो देखो ये पेंशन आई विल रिसीव, इस तरीके से आप जाके देख सकते हो। अभी हम पेंशन कैलकुलेटर पे आते हैं। अगर हम इसके पेंशन कैलकुलेटर पे जाएं तो आप देखो सब्सक्राइबर सेक्टर, अगर आप जब भी एनपीएस का अकाउंट बनवाने के बाद आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट करने जाओगे ना तो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। जैसे गवर्नमेंट में अगर आप स्कीम अवेलेबल देखते हो तो एक ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये लाइफ साइकिल 25, 50 और 100% गवर्नमेंट सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे ये नॉन गवर्नमेंट वाले में। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट और एनपीएस वत्सल है। वत्सल मीन्स जो आपके वो आप कह सकते हो कि आप अपने बच्चों के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये वत्सल आप चूज कर सकते हो।
माइनर के लिए बेसिकली। तो अभी हम नॉन गवर्नमेंट में चेक करते हैं स्कीम्स अवेलेबल। आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ। एनपीएस साइकिल 25 का मतलब होता है कि इक्विटी जो कि आपकी मार्केट लिंक्ड स्टॉक मार्केट लिंक्ड जो भी स्कीम्स होती हैं उसमें 25% करेगा, और केवल 5% रह जाएगा जब आप 55 ईयर के हो जाओगे। मतलब 25 से 5 ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे लाइफ साइकिल 50 का क्या मतलब है कि अभी आपका जो आपको एलोकेशन देगा वो 50% इक्विटी में देगा मार्केट में, डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं शेयर मार्केट से, उसमें देगा फंड्स में। और उसके बाद 10% इक्विटी केवल रह जाएगी 50 से 10 आप जब 55 ईयर्स को जाओगे। सिमिलरली 75 का भी आप समझ सकते हो। एक्टिव चॉइस क्या होती है आप डिसाइड कर सकते हो। हमारे पास तीन चार चीज़ होती है। गवर्नमेंट लिंक्ड हमारे पास स्कीम में हम इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है कॉरपोरेट, एक हमारे पास होती है कह सकते हैं आप इक्विटी, और एक हमारे पास अल्टरनेट होता है। चार तरीके होते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल्स है ये ऑटो चॉइस में आता है। मीन्स ये अपने आप चेंज होता रहता है। आप लाइफ साइकिल 75 लोगे तो आपके एज के अकॉर्डिंग ये इक्विटी से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे 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 कम करके शिफ्ट करके और गवर्नमेंट और आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा डालता रहेगा आपको। एक्टिव चॉइस आप खुद डिसाइड करते हो। कॉर्पोरेट आप अगर अपने कंपनी जिसमें भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो उनको अगर कहते हो तो वो कॉर्पोरेट चूज करके आपको देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका ज़्यादातर डेप्ट फंड्स में कॉर्पोरेट वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लाइफ साइकिल आप एग्रेसिव भी देख सकते हो। एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि 35% इक्विटी में आपका जाएगा और रहेगा। आप 55 ईयर्स करोगे तो 35% तक आपका इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगा। लेकिन एक्टिव चॉइस में क्या है कि आप इक्विटी में 75% तक ही कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते। और ऑटो चॉइस में अगर आप देखो तो कहीं पे भी 75 का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो कि आप एनपीएस में थोड़ा बहुत, मैं तो कह रहा हूँ लिक्विडिटी के लिए आप थोड़ा बहुत अगर चाहो तो आप डाल सकते हो। आप भी देखो अगर मैं नॉन गवर्नमेंट लेता हूँ एक्टिव चॉइस में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसलिए मैं एक्टिव चॉइस चूज करेंगे। देखो एक्टिव चॉइस में अभी अपने आप आ गया। अगर आप यहाँ पे एक बार ये देखोगे 76 डालोगे तो ये लेगा नहीं। देखिए एंटर प्लीज एंटर इक्विटी अप टू 75, तो ये 75 तक ही इक्विटी को ले सकता है। अगर आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट डेप्ट में, अल्टरनेट एसेट्स में, इन सब में आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो 0 से 100 में। लेकिन देखो ये 0 से 75 ही आप केवल रख सकते हो। अगर आप देख रहे हो अल्टरनेट में आप 0 to 5 रख सकते हो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मान लो आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो। मैं मानता हूँ मैंने 2000 सेलेक्ट कर ली, और ये मैंने मान लो जनवरी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 1 जनवरी कर लिया। तो अभी अगर आप वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो आप अगर आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस मान लो अभी के लिए 0 है, मैं कहता हूँ। ठीक है। आई वुड कंट्रीब्यूट, आप कितना कंट्रीब्यूट करें मंथ का, मैं तो कहता हूँ आप 2000 रुपये का कंट्रीब्यूट करते हो सपोज। और आप क्या कर रहे हो कि आप रिटायरमेंट 60 में ही लोगे, ये हम मान के चल रहे हैं। और आप आफ्टर रिटायरमेंट एक्सटेंड नहीं करोगे इसको। कोई भी नहीं करना चाहता है, मैं भी नहीं करता हूँ सही बताऊँ तो। एनुअल इंक्रीमेंट नहीं करना चाहूँगा। एनुअल इंक्रीमेंट मैं 0 कर देता हूँ कि मैं इंक्रीमेंट एक भी रुपये से नहीं करूँगा, 2000 ही लगाऊंगा। अभी मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ। देखो एन्युटी रेशियो का मतलब होता है कि आप कितना परसेंट, देखो यही बस इसी वजह से लोग एनपीएस की तरफ नहीं जाते हैं। एन्युटी रेशियो का मतलब ये होता है कि जब आपको क्या करना होता है इसमें कि 40% का आपको एन्युटी, मतलब आपको अपना रिटायरमेंट प्लान लेना ही पड़ता है जिसमें आपको पेंशन आती है। 40 से कम नहीं ले सकते। 60-40 आपका है। अगर आप 40 से ज़्यादा चाहते हो तो आप कर ले सकते हो, लेकिन आप विड्रॉल केवल 60% ही कर सकते हो। और 60 से ऊपर विड्रॉल नहीं कर सकते, और 40 से कम आप रिटायरमेंट प्लान नहीं ले सकते। 40% अपना जो भी आपका कॉर्पस रहेगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ मिनिमम मैं 40% ही लूंगा। तो एन्युटी का मतलब होता है कि जो आप रिटायरमेंट प्लान लोगे उसमें कितना आपको परसेंटेज रिटर्न, एक तरीके से जो भी आप अमाउंट उसमें दोगे कितने परसेंट से वो ग्रो होगा एक तरीके से। तो वो 6% में मान के चलता हूँ, इससे ज़्यादा कोई कंपनियां नहीं देती है। तो अगर अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैंने 2000 डाला था, मीन्स मैं अभी के हिसाब से 25 साल का हूँ, राइट। मैं नहीं हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, और रिटर्न मैं 12 से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मिनिमम 12 ही लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखो आपका कॉर्पस जो बन गया वो बन गया करीब करीब 99 लैक्स का, ठीक है, और आपको मंथली पेंशन करीब करीब 20 मिल रही है। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं एट द एंड रिस्क नहीं ले सकता, तो आप इसमें ऑटो चॉइस के साथ जा सकते हो, चाहे एग्रेसिव चाहे मॉडरेट। तो आपका ये होगा कि आपका एक बैलेंस रहेगा, ये अपने आप ऑटो चॉइस आपका बैलेंस कर देगा कॉर्पोरेट में, इन सब में। तो आप इक्विटी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे। कंसिडर कर सकते हो 2000 को बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, और आपका अराउंड 1 करोड़ सेव भी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ आप एक बार को एनपीएस को कंसिडर कर सकते हो कि मिनिमम अमाउंट से। और फिर अगर आप आपकी सैलरी भी, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी भी 15 लाख से कुछ कम है, तो आप टैक्स सेविंग भी इसमें कर सकते हो। इस एनपीएस से क्या होता है, 50,000 तो आप अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सेव कर सकते हो, और आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी इसमें सेव कर सकते हो अपना बेसिक का। ओल्ड में टैक्स रिजीम में लाइक 10%, और न्यू टैक्स रिजीम में 14% आप बेसिक का कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो टैक्स सेविंग दोनों से हो जाएगी। तो अभी देखो आप, अगर तो अभी हम चलते हैं ग्रो में। अब ग्रो में अगर अभी म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखो तो ये देखो, एक्सप्लोर करते हैं हम। अब म्यूचुअल फंड में भी देखो हाई रिटर्न के म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो हाई रिटर्न के म्यूचुअल फंड देख रहे हो, तो इसमें अगर आप ये देखो, 1 मिनट, हाँ, तो ये सेक्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर मैं अपना ही दिखाऊं और यहाँ पे चलता हूँ मैं, तो देखो, आप देखो ये कैटेगरीज हैं। जैसे इक्विटी में मैंने 80% कर रखा है, एनपीएस में आपने देखा अभी कि 75% से ऊपर आप नहीं इक्विटी में डाल सकते हो। ये कैटेगरी कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे इक्विटी में ये डायरेक्ट मार्केट लिंक्ड में आपका पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड का। मार्केट लिंक मतलब स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट जो भी इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे एसबीआई का ईएलएसएस है, तो अब इनकी होल्डिंग्स आप देखो तो इनके पास ये सब स्टॉक्स हैं, तो ये डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहता है इक्विटी का। डेप्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड, एक तरीके से वही हो गया जो मैंने आपको एनपीएस में भी समझाया। हाइब्रिड का मतलब होता है बहुत सारे कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। अदर्स का मतलब ये हो गया आपका कि कमोडिटीज में होगा, ठीक है। तो इसमें आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसमें मार्केट गिरने से इक्विटी अगर आप बहुत ज़्यादा रखोगे तो आपको रिस्क हो सकता है। और अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो आप एनपीएस में भी कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में बुलिश रहो, एनपीएस में इतना बुलिश मत रहो। इसमें आप एचडब्ल्यूपी के थ्रू भी रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड से भी प्लान कर सकते हो, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा, अगर आप चाहते हो टैक्स सेविंग करना चाहते हो, आपका 15 लाख से कम है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहते हो, तो आप एनपीएस के थ्रू टैक्स थोड़ा बहुत बचा सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बचने का इतना सवाल नहीं है। अगर आप चाहो तो आप बचा सकते हो, एनपीएस के थ्रू दोनों में बचा सकते हो। लेकिन मैं यही कंसिडर आपको कहूँगा कि अगर आप थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हो और पोर्टफोलियो अपने से मैनेज कर सकते हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसमें इतना बुलिश मत रहो एनपीएस में, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करके चलो। देखो हमको, मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमको थोड़ा बहुत ना सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही डिफरेंस मैंने जो बताया आपको। अगर और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी और वीडियोस में मिलते हैं जल्दी कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। बाय।